नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे रोल्फ डोबेली की शानदार किताब द आर्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग की, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि बेहतर सोचने और समझदार फैसले लेने का एक पूरा मैनुअल है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे हमारी सोच में अक्सर कुछ कमियां होती है और हम कैसे इन कमियों को पहचानकर उनसे बच सकते हैं। ये हमें बताती है कि कैसे हमारा दिमाग, जो इतना शक्तिशाली है, कुछ खास तरीकों से हमें धोखा दे सकता है और हम अनजाने में गलत फैसले ले सकते हैं। डोबेली हमें बताते हैं कि हम इंसान अक्सर तर्क से ज्यादा भावनाओं और शॉर्टकट पर भरोसा करते हैं और यही हमारी सोच में गलतियां पैदा करता है। इन मानसिक शॉर्टकट्स को कॉग्निटिव बायसेज कहते हैं। इस किताब में ऐसे 99 से ज्यादा कॉग्निटिव बायसेज या सोचने के तरीकों पर रोशनी डाली गई है जो हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाते हैं। आइए इस यात्रा पर चले और जानें कि हम कैसे इन छिपी हुई गलतियों को पहचानकर एक स्पष्ट और तर्कसंगत विचारक बन सकते हैं और अपनी जिंदगी को ज्यादा प्रभावी ढंग से जी सकते हैं। डोबेली की किताब का मुख्य सार उन कॉग्निटिव नंबर्स को समझना है जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। ये नंबर्स हमारे दिमाग के शॉर्टकट होते हैं, जिन्हें हम ह्यूरिस्टिक्स भी कहते हैं। ये तेज फैसले लेने में मदद करते हैं, खासकर जब हमारे पास कम समय या जानकारी हो, लेकिन अक्सर हमें गलत नतीजों पर पहुंचा देते हैं। ये वो मानसिक जाल है जिनमें हम अनजाने में फंस जाते हैं। पहला है सर्वाइवरशिप नंबर। इसका मतलब है कि हम अक्सर उन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जो सफल हो गईं और उन चीजों को पूरी तरह से भूल जाते हैं जो असफल हो गईं। कल्पना कीजिए कि आप किसी सफल उद्यमी की कहानी पढ़ते हैं और सोचते हैं कि सफलता पाना कितना आसान है। आप उनके शानदार घरों, लग्जरी कारों और बड़ी कंपनियों के बारे में सुनते हैं, लेकिन आप उन हजारों लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने ठीक वही या उससे भी बेहतर कोशिश की और असफल हो गए, दिवालिया हो गए या उनका व्यवसाय डूब गया। डोबेली एक उदाहरण देते हैं कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश विमानों को कवच लगाने के लिए वे केवल उन विमानों का विश्लेषण करते थे जो सुरक्षित लौटे थे, यह भूल जाते थे कि असली समस्या उन विमानों में थी जो वापस नहीं आए। इससे हम गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं और जोखिमों को कम आंक सकते हैं, क्योंकि हम असफलता के प्रमाणों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे बचने के लिए हमें सफलताओं के साथ साथ असफलताओं पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए और समग्र तस्वीर देखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है स्विमर बॉडी इल्यूजन। हम सोचते हैं कि तैराकों का शरीर तैराकी से अच्छा होता है, लेकिन सच यह है कि जिनके शरीर पहले से सुडौल और तैराकी के लिए अनुकूल होते हैं, वे ही अक्सर तैराकी में सफल होते हैं और उसे करियर के रूप में चुनते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तैराकी से ऐसा शरीर बन जाएगा, जबकि वास्तव में अच्छे शरीर वाले लोग ही तैराकी के लिए आकर्षित होते हैं। हम अक्सर कारण और प्रभाव को उल्टा समझ लेते हैं। यह केवल शारीरिक चीजों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि हर क्षेत्र में होता है। जैसे हम सोचते हैं कि हार्वर्ड जाने से आप स्मार्ट बन जाएंगे, जबकि स्मार्ट लोग ही हार्वर्ड जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें यह पहचानना चाहिए कि क्या कोई चीज किसी परिणाम का कारण है या वह परिणाम का एक चुनाव या चयन मानदंड है। तीसरा है क्लस्टरिंग इल्यूजन। हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढने के लिए वायर्ड है, भले ही असल में कोई पैटर्न न हो। हम रैंडम घटनाओं में भी पैटर्न देख लेते हैं। एक क्लासिक उदाहरण है जब आप सिक्का उछालते हैं और लगातार 5 बार हेड आता है, तब आपको लगता है कि अगली बार टेल तो आएगा ही, जबकि हर उछाल एक स्वतंत्र घटना है और हेड या टेल आने की संभावना हमेशा 50 से 50% रहती है। हम तारों में भी आकृतियां देखते हैं या दीवारों पर दागों में चेहरे। यह बायस तब खतरनाक हो सकता है जब हम रैंडम शोर में भी कोई अर्थपूर्ण पैटर्न देखकर गलत फैसले ले लेते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में या जुए में। इससे बचने के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि कुछ चीजें बस संयोग होती है और हर चीज का कोई गहरा अर्थ या पैटर्न होना जरूरी नहीं है। चौथा है फ्रेमिंग इफेक्ट। किसी जानकारी को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, इसका हमारे फैसलों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। यह बायस बताता है कि हम किसी चीज के बारे में अपनी राय या फैसला इस बात पर आधारित करते हैं कि उसे कैसे फ्रेम किया गया है। उदाहरण के लिए 90% फैट फ्री वाले दही को लोग ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं, बजाय 10% फैट है वाले दही के, जबकि दोनों का मतलब एक ही है।
अस्पताल में डॉक्टर अगर कहें कि किसी सर्जरी में 90% मरीज बच जाते हैं, तो यह ज्यादा भरोसेमंद लगता है, बजाय यह कहने के कि 10% मरीज मर जाते हैं, भले ही संख्याएं समान हों। इससे बचने के लिए हमें जानकारी की प्रस्तुति पर नहीं, बल्कि उसके मूल तथ्यों और संख्याओं पर ध्यान देना चाहिए। हमें जानकारी को अलग अलग तरीकों से रीफ्रेम करके देखना चाहिए ताकि हम उसकी वास्तविक प्रकृति को समझ सकें। 5वां है कन्फर्मेशन नंबर। यह हमारी सोच की सबसे आम और खतरनाक कमियों में से एक है। हम उन जानकारियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उन्हें ज्यादा याद रखते हैं जो हमारे मौजूदा विश्वासों या पूर्व कल्पनाओं को पुष्ट करती है। वहीं हम उन जानकारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनका अवमूल्यन करते हैं या उन्हें भूल जाते हैं जो हमारे विश्वासों से मेल नहीं खाती। जैसे अगर आप मानते हैं कि एक विशेष राजनेता अच्छा है, तो आप उनकी सारी सकारात्मक खबरें पढ़ेंगे और उनकी आलोचनाओं को खारिज कर देंगे। इससे हमारी सोच संकीर्ण हो जाती है और हम इको चैम्बर में फंस जाते हैं, जहां हमें केवल वही सुनाई देता है जो हम सुनना चाहते हैं। इससे बचने के लिए हमें सक्रिय रूप से उन विचारों और सबूतों की तलाश करनी चाहिए जो हमारे विश्वासों को चुनौती देते हैं। खुद को ऐसी जानकारियों और लोगों के सामने उजागर करें जो आपसे असहमत हों। 6 है अथॉरिटी नंबर। हम अक्सर किसी प्राधिकारी व्यक्ति या संस्था की बात बिना सोचे समझे मान लेते हैं, भले ही वह गलत हो या उनके पास उस विषय का पूरा ज्ञान हो। हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति पद पर है, जिसके पास डिग्री है या जिसे समाज में उच्च दर्जा प्राप्त है, वह सही ही होगा। इसका क्लासिक उदाहरण मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट है, जहां लोग अथॉरिटी के कहने पर दूसरों को नुकसान पहुंचाने को तैयार हो गए थे। यह बायस तब खतरनाक हो सकता है जब कोई अथॉरिटी अपने अधिकार का दुरुपयोग करे या गलत सलाह दे। इससे बचने के लिए हमें किसी भी अथॉरिटी के दावों पर सवाल उठाना चाहिए और उनके तर्कों को स्वतंत्र रूप से परखना चाहिए। याद रखें कि अथॉरिटी होने का मतलब हमेशा सही होना नहीं होता। 7वां है स्टोरी नंबर। हमारा दिमाग कहानियों को ज्यादा पसंद करता है और उन्हें ज्यादा आसानी से याद रखता है, क्योंकि वे हमें घटनाओं को एक सरल कारण प्रभाव वाले क्रम में समझाती है। हम जटिल या अस्पष्ट जानकारियों को भी एक कहानी के रूप में ढालने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें समझ सकें। लेकिन दुनिया हमेशा एक सीधी कहानी नहीं होती। कई बार घटनाएं रैंडम होती है या उनके कई जटिल कारण होते हैं। जैसे जब कोई कंपनी सफल होती है, तो हम उसकी सफलता की एक साफ सुथरी कहानी बना लेते हैं, जबकि वास्तविकता में कई अनिश्चितताएं और संयोग होते हैं। इससे बचने के लिए हमें यह पहचानना चाहिए कि कब कोई कहानी बहुत ज्यादा सरल की गई है। हमें यह भी समझना चाहिए कि कुछ घटनाओं के पीछे कोई स्पष्ट कारण या कहानी नहीं होती, वे बस हो जाती है। 8वां है इन ग्रुप आउट ग्रुप नंबर। यह बायस हमें अपने समूह के लोगों को ज्यादा पसंद करने, उन पर ज्यादा भरोसा करने और उन्हें बेहतर मानने पर मजबूर करता है, जबकि हम अपने समूह के बाहर के लोगों आउट ग्रुप पर कम भरोसा करते हैं, उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते हैं या उनके प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। यह जनजातीय मानसिकता का एक आधुनिक रूप है। जैसे खेल टीमों, राजनीतिक दलों या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर लोग अक्सर अपने समूह का बचाव करते हैं, भले ही उनका समूह गलत हो। यह बायस पक्षपात और भेदभाव को जन्म दे सकता है। इससे बचने के लिए हमें खुद को विभिन्न समूहों के लोगों से परिचित कराना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी खुद की पहचान से बाहर निकलकर मानवता को एक बड़े समूह के रूप में देखना चाहिए। 9वां है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। हमें तत्काल इनाम भविष्य के बड़े इनाम से ज्यादा आकर्षक लगते हैं। हम आज की छोटी खुशी के लिए कल के बड़े फायदे को छोड़ देते हैं। जैसे लोग तुरंत 1000 रुपए लेना पसंद करेंगे बजाय 1 साल बाद 1200 रुपए लेने के, भले ही बाद वाला विकल्प आर्थिक रूप से बेहतर हो। यह बायस स्वास्थ्य, वित्तीय नियोजन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में खराब फैसलों की ओर ले जाता है। धूम्रपान करने वाले अक्सर आज की खुशी के लिए भविष्य के स्वास्थ्य जोखिमों को नजरअंदाज करते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और तत्काल संतुष्टि के प्रलोभन का विरोध करना सीखना चाहिए। भविष्य के पुरस्कारों को अधिक स्पष्ट और आकर्षक बनाने के लिए कल्पना का उपयोग करें। 10वां है सोशल प्रूफ। हम अक्सर वही करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं,
यह सोचकर कि अगर इतने सारे लोग ऐसा कर रहे हैं तो वह सही ही होगा। इसे भेड़चाल या झुंड मानसिकता भी कहते हैं। जब हम किसी रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लाइन देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि खाना अच्छा होगा। जब कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकता है तो हम सोचते हैं कि वह अच्छा ही होगा। यह बायस सार्वजनिक भाषणों, मार्केटिंग और फैशन में बहुत प्रभावी होता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि बहुत से लोग कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सही है या आपके लिए सबसे अच्छा है। इससे बचने के लिए हमें स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए और किसी भी चीज का मूल्यांकन उसके अपने गुणों के आधार पर करना चाहिए, न कि केवल इसलिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं। भीड़ का पालन करने से पहले हमेशा अपनी खुद की जांच पड़ताल करें। 11वां है संक कॉस्ट फैलेसी। हम किसी चीज में लगाए गए समय, पैसा या प्रयास के कारण उसमें बने रहते हैं, भले ही अब वह हमें कोई फायदा दे रहा हो या स्पष्ट रूप से हानिकारक हो। हम सोचते हैं कि अगर हम रुक गए तो हमारा निवेश बेकार चला जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी खराब निवेश में और पैसा लगाता रहता है क्योंकि उसने पहले ही बहुत कुछ लगा दिया है, या कोई फिल्म देखता रहता है जो उसे पसंद नहीं है क्योंकि उसने टिकट के पैसे दिए हैं। डोबेली कहते हैं कि हमें यह सोचना चाहिए कि अगर हमने अभी तक कुछ भी निवेश नहीं किया होता तो क्या हम अब भी यही फैसला लेते। इससे बचने के लिए हमें हमेशा वर्तमान और भविष्य के लाभों और लागतों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उन चीजों पर जो पहले ही खर्च हो चुकी है और वापस नहीं आ सकती। अतीत के निवेश को संक, डूब गया माने और उसे भूल जाए। 12वां है अवेलेबिलिटी नंबर। हम उन घटनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमें आसानी से याद आ जाती है या हाल ही में हुई होती है, भले ही वे कितनी ही दुर्लभ क्यों न हो। मीडिया कवरेज इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे अगर हाल ही में कोई हवाई जहाज दुर्घटना हुई है तो लोग हवाई यात्रा को ज्यादा खतरनाक मान सकते हैं, जबकि सांख्यिकीय रूप से सड़क यात्रा कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि हवाई दुर्घटनाओं की खबरें ज्यादा प्रमुखता से आती है, वे हमारे दिमाग में ताजा रहती है। इससे हम जोखिमों को गलत ताकते हैं और गलत फैसले लेते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपनी याददाश्त पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर जब जोखिम या संभावनाओं का मूल्यांकन कर रहे हों। विश्वसनीय डेटा और सांख्यिकी पर ध्यान दें, न कि केवल सुर्खियों पर। 13वां है नोवेल्टी नंबर। हमें नई चीजें ज्यादा आकर्षक लगती है, भले ही पुरानी चीजें बेहतर या ज्यादा विश्वसनीय हों। यह बायस मार्केटिंग में बहुत इस्तेमाल होता है, जहां नया और बेहतर कहकर उत्पादों को बेचा जाता है, भले ही उनमें कोई महत्वपूर्ण सुधार न हो। हम अक्सर नए अनुभवों या गैजेट्स के पीछे भागते हैं, यह सोचकर कि वे हमें अधिक खुशी देंगे, जबकि कई बार जो हमारे पास पहले से है वह ज्यादा संतोषजनक होता है। इससे बचने के लिए हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या यह चीज सिर्फ इसलिए अच्छी है क्योंकि यह नई है, या इसमें वास्तव में कुछ बेहतर है। पुरानी और स्थापित चीजों के मूल्य को पहचानें। 14वां है हेटेरोजेनिटी नंबर। हम अपने खुद के समूह को काफी विविधतापूर्ण और अलग अलग व्यक्तियों से भरा हुआ मानते हैं, जबकि दूसरों के समूह, आउटर ग्रुप, को ज्यादा एकरूप और एक समान मानते हैं। जैसे एक देश के लोग अपने देश के भीतर की क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत विविधताओं को देखते हैं, लेकिन दूसरे देश के लोगों को एक ही सांचे में ढला हुआ मानते हैं। यह बायस रूढ़िवादिता, स्टेरियोटाइपिंग और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देता है। इससे बचने के लिए हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हर समूह में व्यक्ति होते हैं और हर व्यक्ति अद्वितीय होता है। विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोगों को जानने और समझने की कोशिश करें। 15वां है जेनेरिक नंबर। जब हमें किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो हम सोचते हैं कि इसका कारण कोई जटिल या असामान्य चीज होगी, जबकि अक्सर इसका कारण कुछ बहुत ही सामान्य और सीधा होता है। हम असाधारण स्पष्टीकरणों की तलाश करते हैं जब एक साधारण स्पष्टीकरण पर्याप्त होता है। जैसे अगर कोई बड़ी कंपनी विफल हो जाती है तो हम सोचते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश या जटिल आर्थिक कारण होगा, जबकि अक्सर इसका कारण खराब प्रबंधन या बाजार की बुनियादी मांग को न समझ पाना होता है। इससे बचने के लिए हमें हमेशा सबसे सरल और सबसे संभावित स्पष्टीकरण के साथ शुरुआत करनी चाहिए, जिसे ओकाम का रेजर भी कहते हैं। जटिलता में कूदने से पहले बुनियादी बातों को समझें। 16वां है एंटीसीडेंट इल्यूजन, एंटीसीडेंट इल्यूजन।
हम अक्सर सोचते हैं कि यदि एक घटना ए हुई है और उसके बाद घटना बी हुई है तो ए ने ही बी का कारण बना होगा। लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक चीज दूसरी से पहले हुई, इसका मतलब यह नहीं कि वह उसकी वजह थी। जैसे एक नई नीति लागू होने के बाद अगर अर्थव्यवस्था में सुधार होता है तो लोग अक्सर नई नीति को ही सुधार का कारण मान लेते हैं, जबकि कई अन्य कारक भी हो सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें सहसंबंध कोरिलेशन और कारण कॉजेशन के बीच के अंतर को समझना चाहिए। हमेशा यह सवाल पूछे कि क्या कोई और कारक भी हो सकता है जिसने परिणाम को प्रभावित किया हो। 17वां है चॉइस ओवरलोड। चॉइस ओवरलोड। जब हमें बहुत सारे विकल्प मिलते हैं तो हम अक्सर फैसला लेने में मुश्किल महसूस करते हैं, या फिर गलत फैसला ले लेते हैं, या कोई फैसला ही नहीं लेते। सुपरमार्केट में 50 तरह के जैम में से एक चुनना मुश्किल हो सकता है, जबकि 5 तरह के जैम में से चुनना आसान होता है। डोबेली कहते हैं कि ज्यादा विकल्प हमें तनाव देते हैं और हमारे फैसले की गुणवत्ता को कम कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपने विकल्पों को सीमित करना सीखना चाहिए। महत्वपूर्ण फैसलों के लिए विकल्पों को पहले ही फिल्टर कर ले ताकि आप ओवरलोड न हो। 18वां है कम्युनिटी बायस। कम्युनिटी बायस। हम अक्सर उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे समुदाय या हमारे आसपास के लोगों के बीच लोकप्रिय या स्वीकृत होती है। यह सोशल प्रूफ का एक उपप्रकार है, लेकिन यह हमारे तत्काल सामाजिक दायरे पर अधिक केंद्रित है। जैसे यदि आपके सभी दोस्त एक निश्चित प्रकार का सोशल मीडिया ऐप उपयोग करते हैं तो आप भी उसे उपयोग करने लगते हैं, भले ही वह आपके लिए सबसे अच्छा न हो। इससे बचने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत मूल्यों और जरूरतों के अनुसार फैसले लेने चाहिए, न कि केवल सामाजिक दबाव के कारण। 19वां है गेमर्स बायस। गैम्बलर्स फैलेसी। जुआरी की यह गलत धारणा है कि भविष्य की घटनाओं की संभावनाएं पिछली घटनाओं पर निर्भर करती है, भले ही वे स्वतंत्र हों। जैसे अगर एक रूलेट व्हील पर लगातार लाल आया है तो जुआरी को लगता है कि अगली बार काला आने की संभावना ज्यादा है, जबकि हर स्पिन की संभावना समान रहती है। यह क्लस्टरिंग इल्यूजन से संबंधित है। इससे बचने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि रैंडम घटनाओं की कोई याददाश्त नहीं होती। हर घटना स्वतंत्र होती है और पिछली घटनाओं से प्रभावित नहीं होती। 20वां है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस। हम किसी भी चीज का मूल्यांकन करते समय अक्सर पहली जानकारी एंकर पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं जो हमें मिलती है। यह एंकर हमारे बाद के फैसलों को प्रभावित करता है, भले ही वह एंकर अप्रासंगिक क्यों न हो। जैसे अगर कोई विक्रेता आपको पहले एक बहुत महंगी चीज दिखाता है तो उसके बाद थोड़ी कम महंगी चीज ज्यादा सस्ती लगने लगती है, भले ही वह अभी भी महंगी हो। इससे बचने के लिए हमें एंकरिंग प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमेशा स्वतंत्र रूप से जानकारी का मूल्यांकन करना चाहिए। हमें अपने फैसले लेने से पहले विभिन्न संदर्भों और दृष्टिकोणों पर विचार करना चाहिए। डोबेली केवल इन गलतियों को बताते ही नहीं, बल्कि इनसे बचने के तरीके भी सुझाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन बायसेज से पूरी तरह से बचना असंभव है, क्योंकि वे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का एक हिस्सा है। हालांकि उन्हें पहचानना और उनके प्रभावों को कम करना संभव है। पहला तरीका है सोचने में धीमे बने। जब जरूरी फैसले लेने हों तो जल्दीबाजी न करें। हमारा सहज ज्ञान अक्सर हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। एक कदम पीछे हटें, गहरी सांस लें और हर पहलू पर विचार करें। अपने आप को सोचने और विश्लेषण करने का पर्याप्त समय दें, खासकर जब उच्च दाव वाले निर्णय हों। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर पछतावे का कारण बनते हैं। दूसरा तरीका है दूसरा दृष्टिकोण अपनाएं। किसी भी स्थिति को अलग अलग नजरियों से देखने की कोशिश करें। अपने शुरुआती विचारों को चुनौती दें। खुद से पूछें, कोई और इस स्थिति को कैसे देखेगा, या अगर मैं इस समस्या का विरोधी होता तो क्या तर्क देता। यह अभ्यास आपकी सोच को विस्तृत करेगा और आपको अधिक संतुलित दृष्टिकोण देगा। तीसरा तरीका है अपने विचारों को लिखें। अपने विचारों, तर्कों और संभावित परिणामों को कागज पर लिखने से आप उन्हें ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और उनमें मौजूद कमियों या विरोधाभासों को पहचान पाएंगे। यह एक तरह का बाहरीकरण है जो आपके दिमाग को अधिक व्यवस्थित रूप से सोचने में मदद करता है।
एक निर्णय लेने से पहले सभी पेशेवरों और विपक्षों को सूचीबद्ध करना एक प्रभावी तरीका हो सकता है। चौथा तरीका है अनावश्यक जानकारी से बचें। हर जानकारी जरूरी नहीं होती। जरूरत से ज्यादा जानकारी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, भी आपको भ्रमित कर सकती है और एनालिसिस पैरालिसिस का कारण बन सकती है, जहां आप इतने सारे डेटा में फंस जाते हैं कि कोई फैसला ही नहीं ले पाते। महत्वपूर्ण क्या है और क्या नहीं, इसकी पहचान करना सीखें। प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करें और शोर को फिल्टर करें। पांचवा तरीका है सवाल पूछें। क्यों? हर चीज पर सवाल उठाए, खासकर अपने खुद के विश्वासों पर और दूसरों के दावों पर। मैं ऐसा क्यों मानता हूं? मुझे यह जानकारी कहां से मिली? क्या इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है? यह पूछना बहुत जरूरी है। यह आपकी सोच की जड़ों तक पहुंचने में मदद करता है और आपको सही निष्कर्षों से बचाता है। छठा तरीका है एक्सपेरिमेंट करें। नए विचारों को आजमाएं और देखें कि वे कैसे काम करते हैं। छोटे पैमाने पर प्रयोग करें ताकि अगर वे असफल हों तो बहुत ज्यादा नुकसान हो। यह आपको वास्तविक दुनिया के डेटा के आधार पर सीखने में मदद करता है, बजाय केवल अटकलों या पूर्व कल्पनाओं के। सातवां तरीका है अस्वीकृति को स्वीकार करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। यह समझें कि गलत होना मानवीय है और सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अपनी गलतियों को छिपाने या उन्हें सही ठहराने की कोशिश न करें। अपनी विफलताओं से मूल्यवान सबक निकालें और भविष्य में बेहतर होने के लिए उनका उपयोग करें। आठवां तरीका है तर्क के आधार पर फैसले लें। भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। तथ्यों, आंकड़ों और तर्कों के आधार पर निर्णय लें, भले ही वे आपकी भावनाओं के विपरीत क्यों न हों। भावनात्मक फैसले अक्सर अल्पकालिक संतुष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से हानिकारक हो सकते हैं। 9वां तरीका है विरोधाभासी सबूतों को महत्व दें। उन जानकारियों को भी ध्यान से देखें जो आपके विचारों के विपरीत है। सक्रिय रूप से उन लोगों और स्रोतों की तलाश करें जो आपके दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। यह आपको एक अधिक संतुलित और मजबूत राय बनाने में मदद करेगा। अगर आपके विचार विपरीत सबूतों के सामने टिक नहीं सकते, तो शायद वे गलत है। 10वां तरीका है कम पर ध्यान दें। हर चीज के पीछे न भागें। अपनी ऊर्जा और ध्यान को कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित करें और उनमें महारत हासिल करें। कम है तो ज्यादा है, लेस इज मोर के सिद्धांत का पालन करें। यह आपको अधिक प्रभावी और कुशल बनाएगा, क्योंकि आपका ध्यान बिखरा हुआ नहीं होगा। 11वां तरीका है फोमो से बचें। दूसरों को देखकर एफओएमओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, में न आए। दूसरों की सफलता या गतिविधियों को देखकर अपनी रणनीति न बदलें। अपने फैसले अपनी जरूरतों, लक्ष्यों और परिस्थितियों के हिसाब से लें। दूसरों का रास्ता आपके लिए सही नहीं हो सकता। 12वां तरीका है अतीत को जानें, लेकिन उसमें फंसे न रहें। पुरानी गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य के फैसलों को प्रभावित न करने दें, खासकर जब संक कॉस्ट की बात आती है। अतीत में किए गए निवेश या प्रयासों को छोड़ना सीखें यदि वे अब लाभदायक नहीं है। जो हो गया सो हो गया वाली मानसिकता अपनाएं। डोबेली जोर देते हैं कि स्पष्ट सोच कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। यह एक कौशल है जिसे सीखा और सुधारा जा सकता है। यह किताब हमें सिखाती है कि हम सब में गलतियां करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन अगर हम इन प्रवृत्तियों को पहचान लें तो हम उनसे बच सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। यह एक आजीवन सीखने की प्रक्रिया है, जहां हम लगातार अपनी मानसिक कमजोरियों के प्रति जागरूक होते रहते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। द आर्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग हमें अपनी सोच को अननंबर करने का एक टूल किट देती है, ताकि हम दुनिया को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख सकें, बेहतर चुनाव कर सकें और जिंदगी में कम गलतियां करें। यह किताब सिर्फ सफल होने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को ज्यादा समझदारी से जीने के लिए एक मार्गदर्शिका है। यह आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, काम पर और व्यक्तिगत संबंधों में भी ज्यादा सचेत और प्रभावी बनाएगी। यह एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने फैसलों में ज्यादा तर्क लाएं और भावनाओं के जाल से बचें। यह ऑडियो बुक हमें यह भी बताती है कि हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाना चाहिए और कभी भी किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह आपको विचार और फैसले लेने की प्रक्रिया में एक नया दृष्टिकोण देगी,
जिससे आप हर स्थिति को अधिक आलोचनात्मक और तार्किक तरीके से देख पाएंगे। तो दोस्तों, हमने द आर्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग के इस अद्भुत सफर में स्पष्ट सोच के लगभग हर पहलू को छुआ है। अगर आप अपनी सोच को और ज्यादा पैना करना चाहते हैं और जिंदगी में समझदारी भरे फैसले लेना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक जरूरी किताब है। यह निश्चित रूप से आपके दिमाग के दरवाजे खोल देगी और आपको जीवन के बड़े रहस्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करेगी।